नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर पे। इंग्लिश के लिए हमने एक नई प्लेलिस्ट बनानी स्टार्ट की है जिसमें हम रेगुलरली वीडियोस अपलोड करते हैं ताकि आपके एग्ज़ाम से पहले, वर्ग 3 के एग्ज़ाम के पहले, ये जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उसके सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएं 2020 वाले। और उसके अलावा मैं उसमें अलग से भी चीज़ें ऐड करूँगा, पेडागॉजिकल भी, उसके अलावा आपकी जो ग्रामेटिकल हैं वो भी। तो कुल मिलाकर के उस कंप्लीट प्लेलिस्ट को बनाएंगे ताकि एग्ज़ाम के पहले पूरी तैयारी इंग्लिश की क्वेश्चंस के थ्रू हम कर सकें, जो कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसको और अच्छे से बूस्ट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज के अपने इस लेक्चर को। हम वापस से, हमने एक पेपर कंप्लीट कर लिया था मॉर्निंग शिफ्ट का। अब हम 5 मार्च का सेकंड शिफ्ट का पेपर देखने जा रहे हैं जिसमें हम सबसे पहले अनसीन पैसेज की बात करेंगे। तो अच्छा, एक ध्यान देने लायक बात ये भी है कि ये जो पेपर्स हैं वो आप देखें तो आप यूपी टेट, सी टेट या एमपी टेट वर्ग 2 भी दे रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश का लेवल काफ़ी अच्छा था एग्ज़ाम का। और या फिर कोई और एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश आती है, भाई इंग्लिश आती है तो ग्रामर ही आएगी उसमें, है ना, या पैसेजेस वगैरह आएंगे, क्लॉज टेस्ट आएंगे, तो आपका ये हर एग्ज़ाम में बेनिफिशियल होगा। सबसे पहले हमारी टेक्निक आपको पता है, हम पहले क्वेश्चंस रीड करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंटेन राइमिंग, है ना। अब राइमिंग का मतलब क्या होता है, जिसे मैं आपको बता दूं। राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जिनका साउंड बोलने में हमें एक जैसा सुनाई देता है ना। जैसे रैट और कैट, ये एक जैसे सुनाई देने वाले वर्ड्स हैं, तो इनको हम राइमिंग का पेयर कहते हैं। तो कौन सा पेयर है जो राइमिंग कंटेन कर रहा है? ये 5th की बोर्ड एग्जाम्स में भी आते हैं। देखो, हॉग मैड बोलने में एक जैसा नहीं है, अलग 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 साउंड कर रहा है। डॉग कैट अलग अलग, फिश लिंक्स अलग अलग, कैट बैट। ऑब्वियसली हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अभी। तो सी डजंट गो हिसी, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड हिसी इन द गिवन लाइन ऑफ पोएम। ओके, क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू कर लेना है। व्हाट डिड हैपन टू द स्पीकर्स फिश, स्पीकर की जो फिश है उसको क्या हुआ था। 94, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुइटेबल टाइटल फॉर द पोएम। माई पेट्स, लाइफ इन अ ट्रीज, डेथ ऑफ अ वुमन, लिंकिंग डिजायर्स। आगे देखते हैं। हु आर द एडी एंड टेडी इन द गिवन पोएम। एडी और टेडी कौन है पोएम के अंदर। When she is mad, which of the following is opposite in meaning to the word। देखो, ये opposite word ढूंढना है तो इसका ज्यादा पैसेज से कोई लेना देना नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 97, I tried to make this rhyme, which of the following is nearest in meaning। अब nearest in meaning means एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जो हम इसकी जगह यूज कर सकते हैं। इसका और उसकी मीनिंग लगभग लगभग आसपास ही होंगी, मैच करेंगी, यानी आपको सिनोनिम टाइप से कुछ ढूंढना है। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं। अब हम आगे चलते हैं तो पैसेज में हमें कहीं जवाब मिलेगा तो हमें याद आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। आई हैव अ डॉग बट आई डोंट हैव अ हॉग। मेरे पास एक कुत्ता है लेकिन मेरे पास, हॉग का मतलब होता है आपका सुअर, पर मेरे पास सुअर नहीं है। माई डॉग्स नेम इज मिसी। आगे पढ़ते हैं। मेरे कुत्ते का नाम मिसी है। व्हेन शी इज मैड शी डजंट गो हिसी। जब वो मैड हो जाती है, मैड मीन्स होता है कि एक स्टेट आती है कि जब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है इंसान, चिड़चिड़ा हो जाता है, उस स्टेट को हम कहते हैं मैड, जब बहुत परेशान हो जाता है। शी डजंट गो हिसी। हिसी का मीन्स होता है आपका जैसे फुसफुसाना, जैसे कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है ना तो फुसफुसाता रहता है मन ही मन में। तो ये आपका एक नाउन हो सकता है, क्योंकि नाउन क्या होता है, पर्सन, प्लेस, थिंग, ये सब बात की बात है। उसके अलावा भी नाउन होता है, स्टेट होती है, जैसे एंगर की स्टेट, एंगर, है ना, हैप्पी स्टेट में। तो ये जो स्टेट होती हैं वो भी आपकी काय में आती हैं। भाव कह सकते हैं हम आपको, जैसे गुस्से का भाव या खुशी का भाव, ये सब भी आपका नाउन कहलाता है। तो शी डजंट गो हिसी, बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है तो भी वो फुसफुसाती नहीं है ना। आई हैव अ कैट बट नॉट अ बैट। मेरे पास एक बिल्ली है लेकिन एक बैट नहीं है, बल्ला, क्रिकेट में जो बैट यूज होता है वो बैट, बल्ला। माई कैट्स नेम इज जिंक्स बट ही इज नॉट अ लिंक्स। मेरी बिल्ली का नाम जिंक्स जरूर है लेकिन वो लिंक्स नहीं है। आई हैड अ फिश। मेरे पास एक मछली थी। व्हेन ही डाइड, जब वो मर गई, आई डिडंट ईट हिम ऑन अ डिश, तब मैंने उसको खाया नहीं, तब मैंने उसको डिश की तरह लेकर के खाया नहीं।
फिश नेम वॉज फ्रेडी, मेरी मछली का नाम फ्रेडी था। तो भाई मछली का नाम फ्रेडी था, ध्यान रखना। ही हैड टू फ्रेंड्स नेम्ड एडी एंड टेडी। ओके, आई ट्राइड टू मेक दिस राइम, वेल आई डिड दिस टाइम, मैंने कोशिश की कि मैं कविता बना सकूं, खैर इस बार मैं कर सका, मतलब मैंने बना ली। हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। शी डजन गो हिसी, विच पार्ट ऑफ द स्पीच इज द वर्ड हिसी। हिसी का मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ, फुसफुसाना, जो कि एक एंगर की स्टेट होती है। और ये स्टेट्स जो होती है ना, खुशी की, एंगर की, मतलब गुस्से की स्टेट, ये जो भाव होते हैं हमारे, वो नाउन कहलाते हैं। तो ये आपके क्या हैं, ये नाउन है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो सही आंसर हो जाएगा, है ना। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वॉट डिड हैपन टू द स्पीकर्स फिश, स्पीकर की मछली को क्या हुआ था। तो द फिश डाइड बट द स्पीकर डिडंट ईट इट, हमने पढ़ा, हमें पता है ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, बाकी का तो कुछ जिक्र है नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुइटेबल टाइटल, देखो उसमें वो कर क्या रहा है, डॉग, कैट, है ना, फिश, तो ये सब उसके पेट्स होंगे, पेट जानवर थे उसके। तो लाइफ इन अ ट्री, ट्री की चर्चा नहीं है। डेथ ऑफ अ वुमेन, वुमेन की चर्चा नहीं है। लिंकिंग डिज़ायर्स, ठीक है, डिज़ायर्स को लिंक कर रहा हूँ, वो बात ठीक है, बट इसमें पेट्स ज़्यादा आए हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है, ये क्योंकि जितने भी जानवर थे वो सब उसके पेट हैं, तो माय पेट्स उसका जो टाइटल हो सकता है वो ये हो सकता है, माय पेट्स, मेरे पालतू। क्वेश्चन पर चलते हैं। हु आर एडी एंड टेडी इन द गिवन पोएम, एडी और टेडी पोएम में थे, है ना, ये कौन थे। द स्पीकर्स फ्रेंड्स, फ्रेडीज फ्रेंड्स, द स्पीकर्स नेबर्स, और मिसीज फ्रेंड। अब बताओ। तो भाई ये किसके फ्रेंड्स हैं, ये फ्रेडी। देखो आप इस पे चलिए, क्या लिखा था, ही हैड, देखो माई फिश नेम वॉज फ्रेडी, ही हैड टू फ्रेंड्स, तो उसके मछली का नाम फ्रेडी था और उसके दो फ्रेंड्स थे। तो हमें अपना क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, ये फ्रेडी के फ्रेंड्स थे। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96, व्हेन शी इज मैड, जब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती थी, तो अपोजिट वर्ड ढूंढना है हमें मैड का, है ना। गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्से में या फिर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन जो होता है उसको हम कहते हैं मैड। आर यू मैड, मतलब तुम पागल हो, है ना, दिमागी संतुलन बहुत ज़्यादा हाई रहता है उस टाइम। तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, जब एकदम शांत होंगे। परफेक्ट नहीं, इसका लेना देना नहीं है। क्रेजी, भाई क्रेजी भी तो एक तरीके से मैड ही होता है। सिक्योर, सिक्योर मीन्स तो सेफ होता है। मैड मतलब आपका ये होता है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा वाला, तो उसका अपोजिट क्या होगा, बहुत ज़्यादा शांत। तो सिक्योर का लेना देना नहीं है। काम का मतलब होता है बिल्कुल शांत। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो उसका ऑपोजिट होगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 96 भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 97, आई ट्राइड टू मेक दिस राइम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड ट्राई। ये जो ट्राई शब्द है, इसके आसपास का कौन सा वर्ड है, कौन सा वर्ड इसके जगह पर हम पुट कर सकते हैं। तो ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना। क्या होता है, कोशिश करना। आगे देखते हैं। पीस, भाई इसका मतलब शांति होती है, कोशिश और शांति का लेना देना नहीं है ना। एफर्ट, एफर्ट मीन्स होता है कि हाँ आप किसी चीज़ के लिए एफर्ट डालते हैं, मतलब आप प्रयास करते हैं। अभी ट्राई और एफर्ट मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि हाँ हम इनको आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं और बाकी ऑप्शन देखते हैं। डिमांड, डिमांड का मतलब तो भाई आपकी मांग होती है, और कोशिश का मांग से लेना देना नहीं है। हेरोइक, हेरोइक मीन्स होता है वीर, तो वीर और कोशिश का कोई लेना देना नहीं है। एफर्ट जो हमें लग रहा था कि जो इसकी जगह फिट हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब होता है किसी चीज़ के लिए प्रयास करना, एफर्ट्स डालना, और ट्राई का मतलब भी वही होता है। ओके, तो इस तरीके से ये पैरा हमारा हो चुका है। अगले पैराग्राफ पर चलते हैं। देखो अगेन हम क्या करते हैं, पैसेज पढ़ने से पहले क्वेश्चंस पे एक बार चलते हैं, ताकि हमें ये पता रहे कि हम किन किन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए इस पैसेज में जाएंगे। तो हाउ डिड SpaceX ट्राई टू सेव द सैटेलाइट फ्रॉम डिस्ट्रक्शन। SpaceX सैटेलाइट्स को किस तरीके से बचाना चाह रहा है डिस्ट्रक्शन से। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स के डिस्ट्रक्शन का, विनाश का कारण क्या है ना। दूसरा प्रश्न ये हमें इस पैसेज से ही मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज,
इन चारों स्टेटमेंट में से क्या ऐसा है जो हम इन्फर्ट कर सकते हैं पैसेज में से, है ना? सैटेलाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेज टू टोंगा, टोंगा को जो डैमेज है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। द स्पेस इज लिमिटेड फॉर न्यू सैटेलाइट्स टू बी लॉन्च, स्पेस लिमिटेड है। या फिर स्टारलिंक सैटेलाइट प्रोवाइड इंटरनेट सर्विस, अब ये तो हम पढ़ने के बाद ही पता चल सकता है। अगला है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, अब फिर आप उसको पढ़ के आएंगे तब आप बताएंगे। अमेजोन इज प्लानिंग टू स्टार्ट लॉन्चिंग इट्स सैटेलाइट लेटर दिस ईयर, अमेजोन प्लान कर रहा है कि वो इस साल के अंत में या बाद में अपनी एक सैटेलाइट लॉन्च करने का प्लान कर रहा है। टोंगा इज फॉर्मिंग अ न्यू सेंटर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डार्क स्काइज, डार्क स्काइज की प्रोटेक्शन के लिए टोंगा एक नए सेंटर को बना रहा है। या फिर स्पेस एक्स इज ट्राइंग टू हेल्प रीस्टोर इंटरनेट सर्विस, स्पेस एक्स इंटरनेट सर्विस को वापस रीस्टोर करने के लिए ट्राई कर रहा है। या फिर लंदन बेस्ड वन वेब हैज़ इट्स ओन इंटरनेट सैटेलाइट्स, उसकी खुद की इंटरनेट सैटेलाइट्स हैं। तो इन चारों में से क्या है जो उसके हिसाब से गलत है, वो हम पैसेज पढ़ेंगे। क्वेश्चन को हमने देख लिया एक बार, यही हमारी तकनीक है। SpaceX newest fleet of satellite is tumbling out of orbit after being struck by a solar storm. तो SpaceX की सबसे नई सैटेलाइट थी तो वो ऑर्बिट के बाहर टम्बल कर गई, काय के बाद? आफ्टर बीइंग स्ट्रक बाय सोलर स्टॉर्म, सोलर स्टॉर्म के टकराने के बाद, है ना? स्ट्रक बाय अ सोलर स्टॉर्म, तो इसका मतलब डिस्ट्रक्शन जो हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? तो भाई ये तो सोलर स्टॉर्म के कारण हो रहा है। और हमें याद आया कि क्वेश्चन था कि ये जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, तो भैया ये सोलर स्टॉर्म के कारण हो रहा है। डी ऑप्शन हमको यहाँ पे मिल गया, इसीलिए क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं। अप टू 40 ऑफ द 49 स्मॉल सैटेलाइट्स लॉन्च लास्ट वीक हैव ईदर री एंटर्ड द एटमोसफियर एंड burned out or rare on the verge of doing so, the company said in an online update Tuesday night. SpaceX said a geomagnetic storm last Friday made the atmosphere denser, which increased the drag on the Starlink satellites, effectively dooming them. हम सभी का मतलब नहीं निकालने बैठेंगे वहाँ, मैं फिर बता चुका हूँ आपको, समय नहीं बर्बाद करना, किसी को समझाना नहीं है। जहाँ आपको लगे कि मेरा कोई आंसर यहाँ मिल रहा है वहाँ आपको ध्यान देना है। ग्राउंड controllers tried to save the compact flat panel satellite by putting them into a type of hibernation and flying them in a way to minimize drag, but the atmospheric pull was too great and the satellites failed to awaken and climb to a higher, more stable orbit according to the company. यहाँ तक हमें अभी तक तो कुछ हाथ नहीं लगा एक क्वेश्चन के अलावा। SpaceX still has close to 2000 Starlink satellites orbiting Earth and providing internet services to remote corners of the world. अच्छा, Starlink satellites जो हैं वो क्या कर रही हैं? and providing internet service to remote corner, तो ये जो Starlink satellites हैं ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन था, है ना? तो देख लेते हैं। Starlink satellite provide इंटरनेट सर्विस, ये हम पढ़ के आए हैं भाई, पैसेज में ये लिखा हुआ है क्लियरली, तो ये सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, बिल्कुल। अब बाकी पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल पैसेज में कहा गया है कि स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो हमारा इसका आंसर हमें मिल चुका है। ओके, इसीलिए हमने पहले क्वेश्चंस किए थे ताकि ये छोटी छोटी चीज़ों में हमें अपने आंसर याद आ जाएं। दे सर्कल द ग्लोब मोर देन 340 माइल्स up 550 kilometers. The satellite hits by the solar storm, यहाँ फिर हमें अपने आंसर मिल रहे हैं कि इनको नुकसान किससे हो रहा है? सोलर स्टॉर्म से। were in a temporary position. SpaceX deliberately launches them into this unusually low orbit so that any dirt can quickly re-enter the atmosphere and pose no threat to other spacecraft. आगे चलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन ढूंढने थे जिसमें से एक इसमें से रह गया है और एक यहाँ से रह गया है ना? तो वो हमें आई थिंक इस पार्ट से मिल जाएगा। देयर इज नो डेंजर फ्रॉम दीज न्यूली फॉलिंग सैटेलाइट्स ईदर इन ऑर्बिट और ऑन द ग्राउंड अकॉर्डिंग टू द कंपनी। ईच सैटेलाइट वेट less than 575 pounds. SpaceX described the lost satellite as a unique situation. Such geomagnetic storms are caused by intense solar activity like flares, which can send streams of plasma from the sun's corona
hurtling out into space and towards Earth. Since launching the first Starlink satellite in 2019, Elon Musk envisions a constellation of thousands more satellites to increase internet service. SpaceX is trying to help restore internet service to Tonga through this network, following the devastating volcanic eruption and tsunami. SpaceX is trying to help restore internet service to Tonga, है ना. हम अपने क्वेश्चंस पर आ जाते हैं. क्या था? Amazon is planning to start launching its satellite later this year. Tonga is forming a new center for the protection of dark sky. SpaceX trying to help restore internet service. हाँ, ये तो हमने अभी पढ़ा है, ये सही है ना. ये हमारा ऑप्शन नहीं है, ये सही है. हमें गलत ऑप्शन ढूंढना है. वापस चलते हैं. हम यहाँ आ गए थे. लंदन बेस्ड वन वेब हैज़ इट्स ओन इंटरनेट सैटेलाइट अप देयर. ये भी हमारे पास क्वेश्चन था. लंदन बेस्ड वन वेब हैज़ इट्स ओन इंटरनेट सैटेलाइट. तो ये भी सही है. अभी ये आंसर नहीं है, हमें ढूंढना है कि इसमें गलत क्या है. तो टोंगा इज फॉर्मिंग अ न्यू सेंटर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डार्क स्काइज. आगे और पढ़ लेते हैं. एंड अमेजन प्लान टू स्टार्ट लॉन्चिंग इट्स सैटेलाइट लेटर दिस ईयर. भाई ये भी यहाँ है. अमेजॉन जो है वो अपनी खुद की सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए प्लान कर रहा है इस साल के एंड में. तो ये भी ऑप्शन वहाँ है. तो ये तीनों ही इस पैसेज के हिसाब से सही हैं. तो फिर एक ही ऑप्शन बचता हमारे पास, टोंगा इज फॉर्मिंग अ न्यू सेंटर. और ये हमें मिला भी नहीं है. तो हमारा कौन सा ऑप्शन जो गलत है इसमें वो बी वाला है, और वही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर. तो ये दोनों हमारे हो चुके हैं. अब हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं. 98 हाउ डिड, जो कि एक बचा है, हाउ डिड SpaceX ट्राई टू सेव द सैटेलाइट फ्रॉम डिस्ट्रक्शन. दे स्विच्ड ऑफ द पावर सप्लाई. ऐसा हुआ ही नहीं पूरे पैसेज में. दे टुक हेल्प फ्रॉम द नासा की चर्चा कहीं नहीं हुई. दे यूज लेजर रेज टू डिफ्लेक्ट द स्टॉर्म. स्टॉर्म को डिफ्लेक्ट करने के लिए लेजर का इस्तेमाल किया. ऐसा भी कोई भी शब्द इसमें नहीं आया है. दे ट्राइड टू मूव द सैटेलाइट इनटू हायर ऑर्बिट. यस, स्टार्टिंग में ही पढ़ा था हमने. दे ट्राइड टू, देखो उन्होंने क्या किया था. ग्राउंड कंट्रोलर ट्राइड टू सेव द कॉम्पैक्ट फ्लैट पैनल सैटेलाइट बाय पुटिंग देम इनटू अ टाइप ऑफ हाइबरनेशन एंड फ्लाइंग देम इन अ वे टू मिनिमाइज ड्रैग, बट द एटमॉस्फेरिक पुल वाज टू ग्रेट एंड द सैटेलाइट फेल्ड टू अवेकन एंड क्लिम टू अ हायर मोर स्टेबल ऑर्बिट. अगर वो चाह रहे थे कि मोर स्टेबल ऑर्बिट में चली जाती तो वो बच सकती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था. तो वो क्या कर रहे थे, वो ट्राई कर रहे थे कि सैटेलाइट्स को हायर ऑर्बिट में हम पहुंचा सकें. तो इस तरीके से ये 4 क्वेश्चन जो थे वो पैसेज में से मिलने थे, हमने कर लिए हैं. बड़े इजीली हो चुके हैं. आपको पूरे पैसेज को ढंग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती अगर आप पहले क्वेश्चंस देख चुके हैं. एस्ट्रोनॉमर्स आर डिस्ट्रेस्ड, ये वर्ड, that these mega constellation will ruin nighttime observation from Earth. Which of the following is opposite in meaning to the word distress? Distress का मतलब होता है कि बहुत ही चिंता में होना, है ना. बहुत ही चिंतित है इस बात को लेकर के कि ये कॉन्स्टलेशंस जो हैं वो नाइट टाइम ऑब्जर्वेशन जो अर्थ से हो रहा है उसको रुइन कर देंगी, मतलब उसको ख़राब कर देंगी, बिगाड़ देंगी. तो अब हमें वो वर्ड चाहिए जो अपोजिट हो. तो चिंतित का बिल्कुल ऑपोजिट चाहिए. तो वो क्या होगा, जब आदमी बिल्कुल कंफर्टेबल होगा, है ना. कोई ऐसी ख़राब सिचुएशन में नहीं होगा वो. तो ख़राब सिचुएशन का ऑपोजिट क्या हो सकता है, बहुत ही अच्छी सिचुएशन में, एकदम कंफर्ट में हो, है ना. एलिवेशन, तो एलिवेशन का मतलब होता है उठा हुआ. तो भाई एक ख़राब सिचुएशन में होना यानी चिंतित होना, उसका उठे हुए से कोई लेना देना नहीं है. अफ्लिक्टेड, अफ्लिक्टेड का मतलब होता है कि पीड़ित होना किसी चीज़ से, है ना. तो वही, वो तो डिस्ट्रेस्ड जैसे ही हो गया ना भाई, पीड़ित होना. तो ये चीज़, आप सारे शब्दों को इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप कॉपी में लिखते जाना इन वर्ड्स को जब भी एंटोनिम्स सिनोनिम्स की बात आती है, मतलब ऑपोजिट वर्ड और नियरेस्ट वर्ड, क्योंकि ये बार बार आते हैं, है ना. इसीलिए मैं चारों वर्ड पे जोर देता हूँ. फिर डिस्ट्रॉट, तो डिस्ट्रॉट का मतलब भी वही होता है ना, कि बहुत ज़्यादा परेशान हो कोई या बहुत किसी चीज़ से चिंतित हो, तो वो डिस्ट्रेस्ड और डिस्ट्रॉट, एफ्लिक्टेड, ये सब सेम है. फिर कंफर्टेड, तो ये हो जाता है उल्टा. कंफर्टेड मीन्स होता है बहुत ज़्यादा सुकून में होना. तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है. अगले क्वेश्चन को देखते हैं. प्रोवाइडिंग इंटरनेट सर्विस टू रिमोट कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नियरेस्ट, मतलब आपको सिनोनिम ढूंढना है जो उसके जैसी मीनिंग रखता हो. इन मीनिंग टू द वर्ड प्रोवाइड, प्रोवाइड का मतलब होता है कि इंटरनेट सर्विस पहुंचाना, है ना.
इंटरनेट सर्विस पहुंचाना रिमोट कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के रिमोट कॉर्नर्स पे, मतलब दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड पहुंचाना, जहां सुगमता से हम जा ना सकें, इतनी दूर के क्षेत्रों में भी हमें इंटरनेट सर्विस पहुंचानी है। तो प्रोवाइड का मतलब आपको समझ आ गया है ना, कोई चीज़ पहुंचाना या कोई चीज़ देना। तो कंसील तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। इन तीनों में कंज्यूम तो भैया वो होता है कि जैसे मैं इंटरनेट कंज्यूम कर रहा हूँ, है ना, मैं कंज्यूमर हूँ, उसका उपयोग कर रहा हूँ, प्रोवाइड नहीं कर रहा। ये तो ये अपोजिट ही हो जाएगा एक तरीके से। तो कंट्रीब्यूट का मतलब भी वही होता है, कंट्रीब्यूट का मतलब भी तो वही होता है कि आप किसी चीज़ों को कहीं पहुंचाते हैं, है ना, अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो एकदम एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, बट हाँ नियरेस्ट में हम बात करें तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बट द एटमोस्फेरिक पुल वॉज टू ग्रेट, विच पार्ट ऑफ द स्पीच इज द वर्ड टू। ये जो वर्ड आया टू ग्रेट, तो ये कौन सा वर्ड हो सकता है? कंजंक्शन है क्या? नहीं, मैं बता चुका हूँ कंजंक्शन में इफ, एंड, और, बट, एज, तो वो वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर सकें, तो कंजंक्शन नहीं है। प्रीपोजिशन है क्या? नहीं, वो स्थान के बारे में बताते हैं, जैसे सर इन, एट, ऑन, एबव, है ना, या अंडर, इनटू, लाइक, ये सब वर्ड। नाउन या प्रोनाउन की तरह कोई चीज़ दिखाने के लिए मैं लाइक का यूज़ कर रहा हूँ, तब वो भी क्या होता है, आपका प्रीपोजिशन होता है। और ये इसलिए बोल रहा हूँ कि आप ध्यान रखना, आगे काम आएगा ये, है ना। ये सारे वर्ड्स जो हैं वो हमारे, इसमें और भी वर्ड्स आ जाते हैं, तो वो मैं और आपको जब प्रीपोजिशन बताऊंगा किसी लेक्चर में तो और ढंग से बताऊंगा। बट ये वर्ड्स जो आपके स्थान को बताते हैं तो ये प्रीपोजिशन कहलाते हैं। कंजंक्शन नहीं है ना, एडजेक्टिव भी नहीं है। तो एडवर्ब जब भी आपको ऐसा दिखे, टू ग्रेट, टू लाउड, है ना, स्लोली, फास्टली, तो ये एडवर्ब होते हैं ये। तो हमारा ये जो टू वर्ड आया है वो एडवर्ब है। अगला क्वेश्चन, सच जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स are caused by intense solar activity like flares. Which part of the speech is the word like flares? तो ये देखो मैंने क्या बताया, ये क्या बोल रहा है, स्टॉर्म्स जो होते हैं वो इंटेंस सोलर एक्टिविटी के कारण बनते हैं, जैसे कि फ्लेयर्स। तो मैंने अभी बताया था आपको, जब मैं प्रीपोजिशन बता रहा था, कि इन सब के साथ लाइक वर्ड, जब हम किसी चीज़ के बारे में बता रहे हो कि वो किसी और चीज़ से कंपेयर करके, तो वो बोल रहा है कि सोलर एक्टिविटीज़ जैसे कि फ्लेयर्स, तो कंपेयर कर रहा है ना, वहाँ जब हम लाइक यूज़ करते हैं तो वो हमारा प्रीपोजिशन कहलाता है। ही रन्स लाइक अ टाइगर, वो एक टाइगर की तरह भागता है। तो ये जो लाइक है वैसे ही हम कंपेयर ही तो कर रहे हैं, किसी की तरह बता रहे हैं। ऐसे ये बोल रहा है कि कोई सोलर एक्टिविटी के कारण ऐसा होता है जैसे कि फ्लेयर, कंपेयर कर रहा है। तो ये आपका लाइक जो है वो यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन कहलाएगा, है ना। बाकी इन सब के ऊपर मैं एक वीडियो बहुत जल्द बनाने वाला हूँ ताकि आपको इन चीज़ों में कोई दिक्कत ना आए, ये हर एग्ज़ाम में आती हैं। तो होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आज के जो क्वेश्चन हैं वो आपको समझ आए होंगे। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।